हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस एट आरके एक्सप्लेन्स। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलेयता, सोल्यूबिलिटी। दोनों प्रकार की विलेयता को हम समझेंगे, ठोस की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता। तो आज के इस लेक्चर में पूरी बात हम डिस्कस करेंगे कि विलेयता क्या होती है, ये कौन से कारकों से प्रभावित होती है, विलेयता को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे ज़्यादा किया जा सकता है, और ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से लॉ इनके ऊपर अप्लाई होते हैं, और लास्ट में ये जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, उनको डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो फटाफट आप कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए और हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में। सबसे पहले ठोस की द्रव में विलेयता, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठोस की द्रव में विलेयता। चलो, इसमें सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है इसकी डेफिनेशन लिख लें आप। सबसे पहले तो डेफिनेशन इसकी देखें, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप इसलिए कहा है क्योंकि ताप चेंज होते ही विलेयता चेंज हो जाती है। तो जिस समय हम मेजरमेंट कर रहे हैं, विलेयता माप रहे हैं, ताप है वो निश्चित होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो निश्चित ताप पर किसी संतृप्त विलयन के 100 ग्राम विलायक, संतृप्त होना चाहिए वो विलयन, और उसके 100 ग्राम विलायक में, इस बात को अच्छी तरह नोट करें आप, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। कि वो अगर संतृप्त विलयन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो उसके 100 ग्राम विलायक में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, वो उसकी विलेयता हो जाएगी। अब यहां पर बाकी सारी चीज हमारी समझ में आ गई कि भाई ताप है वो स्थिर होना चाहिए, 100 ग्राम विलायक में विलेय की कितनी मात्रा है वो उसकी विलेयता कहलाएगी। अब इस डेफिनेशन में ये एक शब्द जो है इसको समझना जरूरी हो गया हमारे लिए, संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस बात को आप यहां पर इसके साथ इसको नोट करना जरूरी नहीं है, केवल समझ लें इसको, या फिर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो कहीं कोने में उसको लिख लें आप। तो संतृप्त विलयन का मीनिंग क्या है, इस बात को थोड़ा सा और हम क्लियर कर लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो संतृप्त विलयन का मीनिंग ये है कि वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलायक की दी गई मात्रा में, विलायक की दी गई मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा उपस्थित हो, अधिकतम, मैक्सिमम मात्रा उपस्थित हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किस विलयन को हम संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे कि ताप निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ताप बदलते हैं तो विलेयता चेंज ही हो जाती है। विलायक की जो भी दी गई मात्रा है, 100 ग्राम, 1 लीटर, 1 केजी, जो भी विलायक की आप फिक्स मात्रा रखें, उसमें विलेय ज्यादा से ज्यादा कितना घुल सकता है, कितना मैक्सिमम विलेय उसमें उपस्थित हो सकता है। तो विलेय की जो मैक्सिमम लिमिट है उसके ऊपर जब वो पहुंच जाएगा, उस समय विलयन है वो संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जितनी विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है, उस मात्रा को तो कहते हैं विलेयता।
देखो इसमें है ना, संतृप्त विलयन में कितनी मात्रा उपस्थित है 100 ग्राम में, तो कितनी मात्रा घुली हुई है संतृप्त विलयन में उसकी, वो तो है उसकी विलेयता। और विलेयता के बराबर मात्रा जिस विलयन में घुली हुई रहती है वो विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे दैनिक जीवन का व्यवहारिक सा सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लीजिए पानी है हमारे पास, 1 लीटर पानी है, उसमें हम नमक घोल रहे हैं, थोड़ी सी नमक की मात्रा डाली, घुल गया, वो थोड़ा सा नमक और डाला, घुल गया, और नमक डाला, घुल गया। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे तो आप देखेंगे कि एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि इसके बाद यदि और NaCl की मात्रा उसमें डाली जाएगी तो विलयन में से जो क्रिस्टल हैं वो नीचे जमना शुरू हो जाते हैं, नीचे अवक्षेपित होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब उसकी वो लिमिट आ चुकी है कि अब उसमें और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता। विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा अपने अधिकतम मैक्सिमम लेवल पर जा चुकी है। तो निश्चित ताप पर विलायक की दी गई निश्चित मात्रा में विलय की जो अधिकतम मात्रा अगर उपस्थित है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अब यदि उसमें अधिकतम से कोई भी कम मात्रा उपस्थित है तब विलयन का नाम क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दोनों ये जो शब्द हैं जो बार बार अपने आएंगे, ये टर्म बार बार अपने आएगी कि संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमें विलयता की परिभाषा क्या है वो जान चुके हैं। इसी बात को यदि मैं एक फॉर्मूला के रूप में लिखूं तो मैं कहूंगा विलयता सोल्यूबिलिटी बराबर विलय का भार बटे विलायक का भार गुणा 100, क्योंकि हमें हर 100 ग्राम विलायक में कितना विलय उपस्थित है वो लेना है, तो नीचे जो भी उसका ग्राम में भार है 100 का भाग देंगे, ये 100 यहां पर ऊपर आके गुणा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला काम में लेकर हम विलयता सोल्यूबिलिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो ठोस की द्रव में विलयता है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग आपकी कॉपी में आएगा वो है ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो हेडिंग लिख लिया आपने। चलिए अब एक एक करके अपन कारकों को देखते हैं। पहला कारक इसको प्रभावित करने वाला जो है वो है नंबर 1 पे आप लिखेंगे विलय व विलायक की प्रकृति। विलय व विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। तो ये इसको प्रभावित करने वाला पहला कारक है कि जो घुल रहा है सॉल्यूट, जिसमें घोला जा रहा है सॉल्वेंट, उन दोनों की प्रकृति, उनकी नेचर कैसी है। तो देखो विलयता के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट या सिद्धांत, एक प्रिंसिपल लागू होता है और वो है समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है। इक्वल
डिजोल्व्स इक्वल। इसका अर्थ क्या हुआ? समान समान को घोलता है। ये लाइन आपको सबसे पहले नोट करनी है। इसमें समान समान को घोलता है, इक्वल डिजोल्व्स इक्वल। अर्थ इसका बिल्कुल मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है कि भाई विलय और विलायक यदि दोनों समान हैं, या तो दोनों ही ध्रुवीय हैं, पोलर हैं, या फिर दोनों ही अध्रुवीय हैं, तो वो आराम से एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। समान होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब अगर वो अनइक्वल है, असमान है, उनमें से एक तो ध्रुवीय है और एक अध्रुवीय है, तो उनकी विलेयता बहुत कम होगी। तो विलेयता का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, सबसे बड़ा सिद्धांत समान समान को घोलता है, इक्वल डिजोल्व्स इक्वल। ये एक लाइन आपने नोट की, समझ लिया हमने बात को। अब इसमें आगे जो बात हमें नोट करनी है वो ये है कि इसी सिद्धांत पे आधारित है ये बात कि आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलय हैं। आयनिक जैसे NaCl, Na+Cl- हो गए ध्रुव और ध्रुवीय ही विलायक। तो आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलय हैं। नीचे आप इसके उदाहरण लिख लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl आदि H2O में विलय हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो ध्रुवीय हैं ही हैं, Na+Cl-, K+Cl-, और जो जल का अणु है वो भी ध्रुवीय होता है, HOH, H+OH- के रूप में। तो समान समान को घोलता है, तो समान होगी ना नेचर दोनों की। दोनों ही पोलर हैं, दोनों ही ध्रुवीय हैं, दोनों में प्लस- 2 सिरे हैं। तो ये आराम से, यानी आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में आराम से विलय होते हैं। नीचे ये उदाहरण नोट कर दिया हमने। अब वो डिस्कस 11th क्लास में अपने आया था, और वो सारा कि भाई जैसे ही NaCl को आप जल में डालेंगे तो Na+ है, उसको विपरीत आवेशित जो OH- होते हैं, Na+, उसको चारों ओर से OH- विपरीत आवेशित घेर लेते हैं। इसी प्रकार से जो इसका Cl- है, इसको चारों ओर से H+ घेर लेंगे, और इसका परिणाम यह होगा कि Na और Cl, Na+ को OH- ने घेर कर अलग कर लिया, Cl- को H+ ने घेर कर अलग कर लिया, तो Na+ और Cl- एक दूसरे से अलग हो गए, और हम कहते हैं कि NaCl जल में विलय हो गया। खैर ये बातें पहले डिस्कस अपन कर चुके हैं। तो पहली चीज हमने इसमें पढ़ी कि आयनिक ठोस होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से इसकी जो वाइस वर्सा बात है वो यहां पर आ जाएगी कि भाई अध्रुवीय विलायक कह दो, अध्रुवीय द्रव कह दो, में विलय हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अपन लेना चाहें तो हम कह देंगे, जैसे आयोडीन, सल्फर आदि CCl4, CS2 में विलय हैं। तो ये वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें देखो आयोडीन I2 और सल्फर S8, ये दोनों ही कैसे हैं? अध्रुवीय है, नॉन पोलर है। जैसे I2 है तो इसमें दोनों ही परमाणु आयोडीन के हैं, कोई प्लस- नहीं है, कोई ध्रुव नहीं है, अध्रुवीय है। तो वो अध्रुवीय विलायकों में समान समान को घोलता है। तो अध्रुवीय यदि ठोस है तो वह अध्रुवीय विलायकों में ही आसानी से विलय होते हैं। और यदि इनकी विलय और विलायक की नेचर यदि डिफरेंट है, भिन्न है, तो वो एक दूसरे में आसानी से विलय नहीं होंगे। चलो,
इसी में एक कंसेप्ट, ये जो अपना पॉइंट है अपना विलय व विलायक की प्रकृति, इसी में आपको नीचे एक बात और ऐड करनी है जो महत्वपूर्ण है इसमें, वो ये है कि जिन ठोसों के लिए, आपको क्या नोट करना है कि जिन ठोसों के लिए जालक ऊर्जा डेल्टा एच जालक, या जालक की जगह आप इंग्लिश का वर्ड लेटिस लिख सकते हैं, और ये जो जालक ऊर्जा इनकी है उसकी बजाय यदि उस ठोस के लिए जल योजन ऊर्जा, जल योजन अगर वो ज्यादा है, दूसरे रूप में ऐसे लिखूं जो ज्यादा प्रचलित है, डेल्टा एच लेटिस, इसके बजाय अगर ज्यादा है डेल्टा एच हाइड्रेशन, तो आप पूरा सेंटेंस क्या नोट करेंगे कि वे ठोस जिनके लिए जालक ऊर्जा की अपेक्षा जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है, वे जल में अधिक विलय हैं, जल में बड़े आराम से घुल जाते हैं, वे जल में अधिक विलय हैं। देखो, चाहे विलेयता हो, चाहे कोई भी परिवर्तन क्यों ना हो रासायनिक पदार्थों में, रासायनिक पदार्थ हमेशा उस परिवर्तन की ओर आगे बढ़ता है जिसमें उसकी ऊर्जा में कमी आती है, क्योंकि ऊर्जा में कमी आती है तो स्थायित्व बढ़ता है, तो पदार्थ हमेशा उस परिवर्तन की ओर बढ़ेगा जिससे उसकी ऊर्जा में कमी आती हो और उसका स्थायित्व बढ़ता हो। तो यहां इस बात को समझें आप, डेल्टा एच जालक या डेल्टा एच लेटिस का मतलब क्या है कि जब कोई भी ठोस होता है, एक मोल ठोस के बनते समय जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो उसकी जालक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब उसी ठोस को यदि हम पानी में डाल रहे हैं और वो जल में घुलता है, कोई भी ठोस जब या कोई भी पदार्थ जब जल में घुलता है उस समय जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको कहते हैं जलयोजन ऊर्जा। अगर जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से ज्यादा है, इसका मतलब वो जब पानी में घुलता है तो ज्यादा ऊर्जा निकलती है, मतलब उसकी ऊर्जा में कमी आ रही है, उसका स्थायित्व बढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो वो तुरंत जल में विलय हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा है, उसके लिए जालक ऊर्जा का मान यदि जलयोजन ऊर्जा से ज्यादा है तो वो आसानी से जल में नहीं घुलेगा। उसको जल में घोलना है तो आपको जल या जो भी विलायक है उसे उच्च ताप पर गर्म करना होगा। तो ये कंसेप्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है जो इसमें आपको नीचे नोट करना है कि वे ठोस जिनके लिए जालक ऊर्जा की अपेक्षा जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है वे जल में अधिक विलय होते हैं। क्लियर है? चलो अब इसके बाद दूसरा फैक्टर देखते हैं हम, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक, और वो कारक है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर अब ताप बढ़ाने से ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, ये डिपेंड करता है कि उस ठोस को द्रव में घोलने वाली जो क्रिया है वो कैसी है, वो उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी है। इस आधार पे उसके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। अब दो तरह की कंडीशन है इसमें, वो दो तरह की कंडीशन कौन कौन सी हैं? विलय को, विलय हमारा यहां पर ठोस है, विलय को विलायक में, या सीधा अपन ठोस और द्रव के हिसाब से लो, आप इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लिखें ठोस को द्रव में घोलने पर यदि उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा अवशोषित होती है, और अवशोषित होती है उष्मा, इसका मतलब कौन सी?
ये अभिक्रिया किस प्रकार की हो गई? ऊष्मा के आधार पे, ऊष्मा शोषी। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। देखो कंसेप्ट इसका बिल्कुल क्लियर है कि यदि किसी ठोस को द्रव में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस ठोस के द्रव में घुलने की जो क्रिया है उसमें ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊष्मा की जरूरत है उसमें। तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता है तो हम गर्म करेंगे तो उसको बाहर से ऊष्मा देंगे, और अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता है तो उसको ऊष्मा मिलेगी तो वो अभिक्रिया तेजी से होगी, यानी ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लें हम, जो नौसादर लवण है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की जल में विलेयता, NH4Cl की जल में विलेयता, ये इसका एग्जाम्पल है। जब भी NH4Cl को पानी में डालते हैं, जल में उसको घोलते हैं, तो उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। वो विलयन है वो पहले की तुलना में हल्का सा ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा। और इसमें अगर हम बाहर से ऊष्मा देंगे तो उसमें तो अभिक्रिया में जरूरत है ऊष्मा की, ऊष्मा देंगे तो अभिक्रिया ज्यादा तेजी से होगी और विलेयता बढ़ जाएगी। अब इसकी दूसरी कंडीशन अपन देखते हैं, ठोस को द्रव में घोलने पर यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा जिसमें निकलती है उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं बोलो? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, और ये होती है एंडोथर्मिक। ऊष्मा बाहर से ली जाती है वो एंडोथर्मिक, ऊष्मा बाहर दी जाती है वो एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपी। तो ठोस को द्रव में घोलने पर यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो इस पे बोलो क्या असर पड़ेगा? तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, विलेयता में कमी आएगी। क्योंकि देखो वो अभिक्रिया पहले से ऊष्मा क्षेपी है, उसमें ऊष्मा का त्याग हो रहा है, अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है, ऊष्मा एक्सेस रह रही है उसमें। और उसमें अगर अपन उल्टे और उसका ऊष्मा देंगे तो इस अभिक्रिया के वेग पे उसका नकारात्मक असर होगा, यानी अभिक्रिया जो घुलने वाली अभिक्रिया है वो पहले से स्लो हो जाती है, यानी ठोस की द्रव में विलेयता घट जाती है। तो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले ये दो कारक थे। अब इसमें ये जो दूसरा पॉइंट अपन देख रहे हैं टेम्परेचर का, इसमें कुछ लवण ऐसे भी होते हैं जिनका बड़ा असामान्य व्यवहार होता है, या एक्सेप्शन कह सकते हैं आप उनको। ऐसा ही एक एक्सेप्शन, एक अपवाद यहां पर अपन देखते हैं। जो ताप वाली बात है इसका एक्सेप्शन है, ये एक लवण होता है ग्लूबर लवण, ग्लूबर साल्ट। इसका फॉर्मूला यदि अपन देखें तो सोडियम सल्फेट है, ये क्रिस्टलीय सोडियम सल्फेट, Na2SO4.H2O। इसको एक्सेप्शन अपन ने क्यों कहा? ये ऐसा साल्ट है कि इसमें क्या होता है, जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे तो ये दोनों तरह से बिहेव करता है, इसकी विलेयता बढ़ती भी है और कम भी होती है। कैसे? जैसे ही आप 0 से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से, तो 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर आप ताप बढ़ाएंगे तो इसकी विलेयता भी बढ़ती है। लेकिन 32.4 डिग्री सेल्सियस को जैसे ही टेम्परेचर क्रॉस करेगा, ये इसका जो नेचर है वो बदल जाएगा। अब उससे आगे आप टेम्परेचर ले जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता कम होती है।
इससे आगे आप ताप इसका बढ़ाते हैं तो इसकी विलेयता में कमी आती है। तो हो गया ना इसका अलग व्यवहार। बाकी सारे ठोसों में तो क्या है कि उसकी द्रव में घुलने की जो अभिक्रिया उसकी नेचर पे है। वो उष्माशोषी है तो ताप बढ़ाते जाएंगे तो विलेयता बढ़ती जाएगी। वो उष्माक्षेपी है तो आप ताप बढ़ाते जाएंगे तो विलेयता गिरती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। लेकिन इसमें 32.4 तक तो विलेयता बढ़ती है ताप के साथ और उसके बाद कम हो जाती है। तो उसका कारण यह होता है कि इस टेम्परेचर और उसमें जो क्रिस्टलीय जल के अणु है ना वो निकल जाते हैं। तो इसलिए इसकी विलेयता है, उसकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो भी चेंज हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। आप लोग सारी जो कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से समझते रहें, नोट्स लेते रहें, पढ़ते रहें और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।